गंगटोक में सर्दी की एक शाम और हवा में वो तेज ठंडक है जो सिर्फ पहाड़ों में महसूस होती है। एक घर के अंदर पेमा और उसका भाई पाल्देन आग के पास बैठे हैं। पाल्देन अभी अभी केरल घूम कर लौटा है और वो वहां की चिपचिपी गर्मी की कहानियां सुना रहा है जो गंगटोक की सूखी ठंडी हवा से बिल्कुल ही अलग है। और उसकी बातें सुनते हुए एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है, क्यों दुनिया में कुछ जगह केरल की तरह इतनी गर्म और नम क्यों है और कुछ गंगटोक की तरह ठंडी और सूखी? ये गर्मी, ये ऊष्मा आखिर चलती कैसे है? और यही आज की हमारी खोज का विषय है। हमारे पास जो स्रोत है वे हमें ऊष्मा के इसी सफर पर ले जाते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गर्मी एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है। इसके पीछे छिपे 3 बुनियादी सिद्धांतों को हम उजागर करेंगे: चालन, संवहन और विकिरण। सुनने में शायद ये थोड़े वैज्ञानिक लगें, लेकिन ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल घटित हो रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि पेमा की रसोई में वो अपनी दादी को एक बड़े से धातु के बर्तन में थुक्पा बनाते हुए देख रही है, जो एक पारंपरिक नूडल सूप है। और उसके मन में यही सवाल है कि दादी हमेशा खाना पकाने के लिए धातु के बर्तन ही क्यों इस्तेमाल करती हैं, मिट्टी या लकड़ी का क्यों नहीं? पेमा का सवाल हमें सीधे ऊष्मा के पहले सिद्धांत चालन यानी कंडक्शन पर ले आता है। कंडक्शन। हाँ, चालन ये ठोस चीजों में गर्मी के फैलने का तरीका है। सोचिए, जब बर्तन को आग पर रखा जाता है तो पहले उसका निचला हिस्सा गर्म होता है। सही। फिर गर्मी धीरे धीरे अणु दर अणु ऊपर की ओर और हैंडल की तरफ बढ़ती है। अणु अपनी जगह नहीं छोड़ते, वो बस अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी अपने पड़ोसी अणु को पास कर देते हैं, एक रिले रेस की तरह। अच्छा, स्रोतों में इसका एक बड़ा अच्छा प्रयोग समझाया गया है। मान लेते हैं हम एक धातु की स्केल या पट्टी लेते हैं और उस पर मोम से थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ आलपिन चिपका देते हैं। अब अगर हम पट्टी के एक सिरे को मोमबत्ती से गर्म करें तो क्या होगा? होगा ये कि गर्मी के सबसे पास वाली पिन सबसे पहले गिरेगी। फिर जैसे जैसे गर्मी पट्टी में आगे बढ़ेगी, एक एक करके बाकी पिनें भी गिरती जाएंगी। अच्छा। ये साफ दिखाता है कि ऊष्मा पट्टी में चलकर जा रही है। धातुएं ऊष्मा की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं, यानी वे गर्मी को आसानी से रास्ता देती है। इसीलिए तो थुक्पा का बर्तन धातु का है, ताकि आग की गर्मी जल्दी से सूप तक पहुंच सके। तो धातुएं ऊष्मा के सुचालक हैं, इसीलिए बर्तन धातु के बनते हैं। पर फिर हम धातु के कप में चाय क्यों नहीं पीते? हाथ ही जल जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर कुचालक यानी इंसुलेटर्स का काम आता है। लकड़ी, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी या कांच जैसे पदार्थ ऊष्मा को आसानी से आगे नहीं बढ़ने देते, वो गर्मी को लोक लेते हैं। अच्छा। इसीलिए हमारे चाय के कप पोर्सिलीन के बने होते हैं, ताकि चाय गर्म रहे और हमारे हाथ सुरक्षित रहे। बिल्कुल। तो ऊनी कपड़े भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, वो हमारी गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें एक और मजेदार बात है, ऊन खुद उतनी अच्छी कुचालक नहीं है। मेरा मतलब है, ऊन से ज्यादा अच्छी कुचालक वो हवा है जो उसके रेशों के बीच फंसी होती है। हवा? जी, हवा ऊष्मा की बहुत बड़ी दुश्मन है, उसे आगे बढ़ने से रोकती है। तो असल में ऊनी कपड़े हमारे शरीर की गर्मी को बाहर की ठंड में जाने से रोकते हैं और हमें गर्म रखते हैं। ठीक है, तो चालान समझ में आ गया, जिससे बर्तन गर्म हो रहा है और थुक्पा पक रहा है। लेकिन पेमा के सामने एक और पहेली है। वो देख रही है कि आग से धुआं हमेशा सीधे ऊपर ही क्यों जाता है, अगल बगल ये नीचे क्यों नहीं फैलता? ये एक बेहतरीन अवलोकन है और हमें ऊष्मा के दूसरे तरीके, संवहन यानी कन्वेक्शन तक ले जाता है। ये प्रक्रिया तरल पदार्थों और गैसों में होती है, जैसे पानी और हवा। जब आग के पास की हवा गर्म होती है तो वो फैलती है और हल्की हो जाती है, और कोई भी हल्की चीज ऊपर उठती है। और उसकी खाली जगह बढ़ने के लिए आसपास की ठंडी और भारी हवा नीचे आ जाती है ना। बिल्कुल। फिर वो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। ये चक्र लगातार चलता रहता है, जिसे संवहन धारा कहते हैं। इसी वजह से धुआं और गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर उठते हैं। कमरे में हीटर चलाने पर पूरा कमरा इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे गर्म होता है। अरे, मैंने स्रोतों में इसका एक बड़ा मजेदार प्रयोग पढ़ा। अगर एक कागज का हल्का कप बनाकर उसे धागे से लटका दें और उसके ठीक नीचे थोड़ी दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखें, तो वो कप घूमने लगता है और ऊपर उठने की कोशिश करता है। हाँ, क्योंकि मोमबत्ती कप के अंदर की हवा को गर्म कर देती है। वो हल्की हवा ऊपर उठती है और कप को भी अपने साथ ऊपर धकेलती है। प्रकृति में इसका सबसे शानदार उदाहरण तटीय इलाकों में देखने को मिलता है। आप समुद्री समीर और स्थलीय समीर की बात कर रही हैं? जी,
दिन में सूरज जमीन को समुद्र के पानी से ज्यादा तेजी से गर्म करता है। हाँ, जमीन जल्दी गर्म होती है। तो जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और समुद्र की तरफ से ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए जमीन की ओर बहने लगती है। इसे ही समुद्री समीर कहते हैं। अच्छा, तो अगली बार जब मैं किसी बीच पर शाम को ठंडी हवा का मजा लूं, तो मुझे पता होगा कि इसके पीछे संवहन का हाथ है। और रात में इसका उल्टा हो जाता होगा क्योंकि जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है। एकदम सही। रात में समुद्र का पानी जमीन से ज्यादा गर्म रहता है, तो समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होकर उठती है और जमीन से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। इसे कहते हैं स्थलीय समीर। यह प्रकृति का अपना एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जो पूरी तरह संवहन पर चलता है। लेकिन एक मिनट, पेमा और पालदेन तो आग से काफी दूर बैठे हैं। संवहन से तो पूरी हवा के गर्म होने में तो वक्त लगेगा, पर उन्हें तो आग जलते ही तुरंत गर्मी महसूस होने लगती है बिना आग को छुए। यहाँ क्या हो रहा है? क्या कोई तीसरा तरीका भी है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहाँ हमें ऊष्मा के तीसरे और सबसे, आप कह सकते हैं, रहस्यमयी तरीके पर लाता है। विकिरण यानी रेडिएशन। रेडिएशन? हाँ, विकिरण को फैलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, न ठोस, न तरल, न गैस। ऊष्मा ऊर्जा की तरंगों के रूप में चलती है, ठीक वैसे ही जैसे रोशनी चलती है। मतलब सूरज की गर्मी जो हम तक पहुंचती है वो विकिरण है, क्योंकि पृथ्वी और सूरज के बीच तो विशाल अंतरिक्ष है, वैक्यूम है, कोई हवा नहीं है। बिल्कुल। करोड़ों किलोमीटर्स का सफर तय करके सूर्य की ऊष्मा हम तक विकिरण के जरिए ही पहुंचती है। और सिर्फ सूरज ही नहीं, हर गर्म चीज विकिरण छोड़ती है। जलती हुई आग, हीटर, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी लगातार ऊष्मा विकिरित कर रहा है। अरे वाह! तो जब हम आग के पास बैठते हैं तो हमें जो सीधी गर्मी महसूस होती है वो असल में ऊष्मा की अदृश्य तरंगे हैं जो हम तक पहुंच रही हैं। हाँ, और इसी सिद्धांत का असर हमारे कपड़ों के रंगों पर भी पड़ता है। गर्मियों में हम हल्के रंग के, खासकर सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्के रंग ज्यादातर ऊष्मा विकिरण को परावर्तित कर देते हैं, यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो ऊष्मा को सोख लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमें गर्म महसूस होता है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक विज्ञान है। बिल्कुल। चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों मिलकर हमारे आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। सूर्य की ये गर्मी जो विकिरण से हम तक पहुंचती है, इसका असर सिर्फ हमें गर्म रखने तक ही तो सीमित नहीं होगा। इसका कोई बड़ा मतलब धरती के स्तर का असर भी होता होगा। निश्चित रूप से। इसका सबसे बड़ा प्रभाव है जल चक्र, यानी वाटर साइकिल। सूर्य की गर्मी ही है जो समुद्रों, नदियों और झीलों के पानी को गर्म करके भाप में बदलती है। यह जलवाष्प हल्की होने के कारण संवहन के जरिए वायुमंडल में ऊपर उठती है और ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, जिससे बादल बनते हैं, फिर बारिश के रूप में वही पानी वापस जमीन पर आ जाता है। सही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो पानी जमीन पर गिरता है उसका कुछ हिस्सा मिट्टी और चट्टानों के जरिए रिस कर नीचे चला जाता है। इस प्रक्रिया को अंतःस्यंदन या इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। और यही पानी जमीन के नीचे जमा होकर भौम जल या ग्राउंड वाटर बन जाता है, जिसे हम कुओं और हैंडपंप से निकालते हैं। स्रोतों में बताया गया है कि जिन भूमिगत परतों में ये पानी जमा होता है उन्हें जलभृत या एक्विफर्स कहते हैं। हाँ, ये हमारे लिए मीठे पानी के विशाल भूमिगत भंडार हैं। ये पूरा चक्र, पानी का भाप बनना, ऊपर उठना, बरसना और फिर जमीन में समा जाना, ये ऊष्मा के सिद्धांतों के बिना असंभव है। ये सब तो ठीक है, लेकिन स्रोतों में एक चीज पढ़कर तो मैं हैरान रह गया। लद्दाख जैसी सूखी और ठंडी जगह में पानी की कमी से निपटने के लिए एक तरीका निकाला गया है, जिसे हिम स्तूप या आइस स्टूपल कहते हैं। ये विज्ञान और परंपरा का इतना खूबसूरत मेल है, कमाल है। ये ऊष्मा और पानी के सिद्धांतों का एक अविश्वसनीय रूप से रचनात्मक उपयोग है। देखिए, लद्दाख में सर्दियों में नदियों में पानी होता है, लेकिन खेती नहीं होती, और गर्मियों में जब खेती के लिए पानी चाहिए तो नदियां सूखने लगती हैं। तो उन्होंने इसका क्या हल निकाला? उन्होंने सर्दियों में पहाड़ी धाराओं के पानी को पाइप के जरिए नीचे गांव तक पहुंचाया, फिर उसे एक फव्वारे की तरह रात की ठंडी हवा में ऊपर उछाला। तापमान 0 से इतना नीचे होता है कि पानी वो तुरंत जम जाता है। बूंद दर बूंद जमते हुए ये बर्फ धीरे धीरे एक विशाल कोन या स्तूप का आकार ले लेती है। और फिर ये बर्फ का पहाड़ वसंत और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलता है और ठीक उस समय खेती के लिए पानी उपलब्ध कराता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल। ये तो सच में अद्भुत है।
प्रकृति के नियमों को समझकर एक स्थानीय समस्या का कितना सुंदर समाधान निकाला गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, वो हमारे चारों ओर है। तो हमने ये 3 अलग-अलग तरीके समझे, चालन, संवहन और विकिरण। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जहां ये तीनों एक साथ काम करते हों? मतलब एक ही जगह पर? बहुत अच्छा सवाल है, और शोध में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हिमालयी क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाला पारंपरिक बुखारी हीटर। ये एक ही उपकरण में इन तीनों सिद्धांतों का जीता जागता नमूना है। वो कैसे? देखिए, बुखारी का धातु का ढांचा, जिसमें लकड़ी या कोयला जलता है, वो चालन से गर्म होता है। फिर वो अपने संपर्क में आने वाली हवा को गर्म करता है, जो संवहन के जरिए हल्की होकर ऊपर उठती है, और ठंडी हवा नीचे आती है, जिससे पूरा कमरा गर्म हो जाता है। और विकिरण? हाँ, और जो लोग बुखारी के पास बैठे होते हैं, उन तक सीधी गर्मी विकिरण के जरिए पहुंचती है। एक ही उपकरण और ऊष्मा के तीनों रूप एक साथ काम कर रहे हैं। ये तो कमाल है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए श्रोतों में एक आखिरी जानकारी है जो मुझे बहुत आकर्षक लगी। ये 6वीं शताब्दी के भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ वराहमिहिर से जुड़ी है। हाँ, उनकी पुस्तक बृहद संहिता का जिक्र है। ये फैसिनेट करने वाली बात है कि आज से लगभग 1500 साल पहले उन्होंने मॉनसून की भविष्यवाणी करने के तरीके बताए थे, और उनकी विधि किसी सैटेलाइट या कंप्यूटर मॉडल पर नहीं, बल्कि प्रकृति के सूक्ष्म संकेतों के अवलोकन पर आधारित थी। जैसे बादलों का प्रकार, हवा के बहने की दिशा, कुछ खास पौधों का खिलना और जानवरों का व्यवहार। बिल्कुल, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज हमारे पास मौसम को समझने के लिए इतनी उन्नत तकनीक है, लेकिन क्या इस प्रक्रिया में हम प्रकृति के उन संकेतों को पढ़ने की क्षमता खोते जा रहे हैं जिन्हें हमारे पूर्वज इतनी गहराई से समझते थे? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें अपने पर्यावरण के साथ अपने रिश्ते पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है।